धन्यवाद प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी। यहाँ पर हमारे डॉक्टर जयेश यादव साहब हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। अभी जो आज का मुख्य टॉपिक है करंट चैलेंजेस इन मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ अमंग कम्युनिटीज एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। प्रोफेसर आर के तिवारी, डॉक्टर स्मिता सिंह जो अभी इंट्रोडक्टरी में वेलकम एड्रेस में थी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मेडिकल अफसर हैं डॉक्टर अतुल सिंह जो जेरियाट्रिक मेडिसिन में भी आए हमारे साथ, और यहाँ के छात्र और यहाँ के सभी पत्रकार बंधुओं, आप सबका स्वागत करता हूँ। ये जो पैंडेमिक थी हमारी, इसमें 2 वेव हम लोगों ने बिताया। मैं ब्रीफली 5 से 7 मिनट इसकी किस तरह से एक एक दिन हम लोगों ने बिताया। तो पिछले वर्ष 21 मार्च को ये पहला केस हमारे बनारस में डायग्नोज हुआ, और उसके बाद से हम लोगों को बिल्कुल मजाक टाइप लग रहा था, अगर ये ठीक है जैसे बीमारियां होती आएंगी चली जाएंगी। लेकिन जिस तरह से फिर बढ़ता गया जुलाई, जैसे आज हम लोग अभी बात कर रहे थे, पिछले साल जुलाई में हमारे यहाँ पीक था, जो पहली वेव का पीक था वो जुलाई के 10 से 15 के बीच में था, जिसमें 300-250 केसेज आते थे। जो केसेज आते थे इसमें जो कोविड-19 का जो इसका वायरस होता है, इसमें स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। इसे एक व्यक्ति का 10 से 15 मिनट एक साथ बैठ लिया, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। थोड़ी देर आमने सामने बात कर लिया, ट्रेन में चल रहा है, फ्लाइट से एयर में चल रहा है, या किसी दुकान में सामान लेने गया हो, तो इस तरह से छात्र स्टूडेंट्स आपस में बैठ करके क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो स्प्रेडिंग इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसके पर्पज से हम लोग एम होता था कंटैक्ट ट्रेसिंग। आप लोगों ने नाम सुना होगा कंटैक्ट ट्रेसिंग। In any case of this COVID-19 is diagnosed, our first aim was to contact tracing. Contact tracing में जैसे एक व्यक्ति है तो उसकी contact history लेकर के इनके साथ ही बैठे थे, इनके यहाँ काम करने वाले थे, इनके ड्राइवर थे, इस दुकान से उन्होंने सामान लिया था। तो कंटैक्ट ट्रेसिंग में करीब 20 से 25 लोग हम लोग ट्रैक करते थे। उसके बाद उनकी सैंपलिंग करवाते थे, तो उसमें भी कई लोग पॉजिटिव आ जाते थे। इस तरह से एक बड़ा काफी लोग पॉजिटिव आ गए। तो दैट हमारा जो फर्स्ट पैंडेमिक था, इजिली हम लोग उसमें, हमारे पास बेड्स होते थे। तो पहले शुरुआती दौर में कोविड में था कि हम जो है सभी केसेस को आइसोलेट कर देंगे, यानी उस समय होम आइसोलेशन का प्राविधान नहीं था शुरुआती दौर में। हालांकि हमारे कंट्री में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जहां पे ज्यादा केसेस होते थे वहां पे लोग होम आइसोलेशन का कंसेप्ट डेवलप हो, यानी इस तरह के पेशेंट घर पे ही रहेंगे और उनको अगर आवश्यकता पड़ी तो लोग जाकर के दवा देंगे। और बट इनके साथ एक शर्त होनी चाहिए, उनका अलग सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, उनका रूम अलग होना चाहिए, तो अलाउड था। बट इन उत्तर प्रदेश ये अलाउड नहीं था। ये अलाउ हुआ करीब 20 जुलाई के आसपास, जब केसेस इतने ज्यादा होने लगे कि हम लोग पास हॉस्पिटल कैपेसिटी कम हो गई। देन वी हैव अलाउड होम आइसोलेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो पैंडेमिक आया और चला गया, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। हम लोग करीब सितंबर अक्टूबर तक पैंडेमिक फ्री हो गए, और उसके बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम लोगों ने शांति से गुजारा, जब कुछ होने वाला नहीं है। सुनाई देता था कि सेकंड वेव आने वाली, जैसे अब हम लोग थर्ड वेव के बारे में सुन रहे हैं, तो उसमें ही सुनाई देता था कि सेकंड वेव आने वाली थी। और हम लोगों ने 21 मार्च को फिर उसका उसका वर्षगांठ ही बना ली। चलो भी एक साल बीत गया, देखिए पिछले साल से शुरुआत हुआ और हम लोग करी। लेकिन बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल अप्रैल के फर्स्ट वीक इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ कि जैसे लगता है कोई तूफान आ गया हो, बिल्कुल अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक एक दिन में 3-3 हजार, 2,500 केसेस आने लगे। अब 2,500 केसेस में कंटेक्ट ट्रेसिंग करीब करीब, तो समझिए अगर 10 करेंगे तो 25,000 लोग कंटेक्ट ट्रेसिंग। मेरे पास सैंपल कराने की इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि हम 25,000 लोगों को सैंपल लेकर के उसको लेबोरेटरी में भेजू। कैपेसिटी टोटल 5-6,000 थी, उसी में वाराणसी भी था। और हमारे पास जो लोड था वाराणसी जिले पर, वाराणसी फर्स्ट सर्किल, जौनपुर, गाजीपुर एंड चंदौली सेकंड सर्किल, मिर्जापुर डिवीजन यानी विंध्य डिवीजन, अगेन आजमगढ़ मंडल। तो करीब 13 जिले हमारे पास उत्तर प्रदेश के थे। इसके अलावा फ्यू पेशेंट फ्रॉम झारखंड, बिहार, इन सब जगहों से भी मरीज आने लगे काफी। तो ज्यादातर तो जो
उसमें फिर हम लोगों ने जो कैटेगराइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनको केवल आइसोलेट करके रखना था, देयर वाज नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट एंड नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। लेवल 2 पेशेंट्स ऐसे होते थे, पेशेंट्स आर mild, they have some criticality but they can be managed by the simple oxygen therapy। लेवल 2 हम लोग जैसे हेरिटेज मेडिकल कॉलेज रखा था, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रखा था, और भी हमारे बीएलडब्ल्यू जो डीएलडब्ल्यू हॉस्पिटल था, और भाभा उसमें हमने नहीं लिए थे, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज था उसको ले लिए थे। तो इन सबको हम लोगों ने सिंपल ऑक्सीजन सपोर्ट से उनको करते थे। और लेकिन लेवल 3 हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ केवल बीएचयू का सर सुंदर लाल हॉस्पिटल का जो आपका सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जिसमें करीब 400 बेड है, इसको हम लोगों ने रखा। तो जो ये सेकंड पैंडेमिक आई, ये 5-6 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक वाराणसी के पेशेंट्स और करीब 10-12 जिलों के या कुछ स्टेट्स के, मतलब ये स्थिति हो गई थी। दिल्ली से और लखनऊ से भी हम लोग पास फोन आते थे, डॉक्टर साहब एक बेड अगर आप दिलवा देते तो मैं अपने मरीज को एम्बुलेंस यहाँ शिफ्ट कर लेता। यानी कोई एएलएस एम्बुलेंस उसको मिलती, उस एएलएस एम्बुलेंस के साथ जो है वो ले आता, फिर उसको बेड मिल जाता। लेकिन हम लोग मैं तो यही के लिए बेड नहीं दे पा रहा हूँ, आपको कहाँ से दे दूंगा। तो ये सेकंड, उसमें मॉर्टेलिटी की ये स्थिति थी कि हमारे पास हमारा जो कंट्रोल रूम था इसमें राउंड द क्लॉक चलता था। सिगरा इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर सिगरा था और राउंड द क्लॉक चलता था। वहां पे हमारे कम से कम 40 ऑपरेटर बैठे रहते थे। कोई आदमी एम्बुलेंस अलॉटमेंट कर रहा है, कोई हॉस्पिटल के लोकलाइजेशन में लगा हुआ है, कोई आदमी जो मर जा रहे हैं उनकी बॉडी को ले जाने के लिए लगा हुआ है। कई लोग ऐसे लगे थे जो घाट पर लकड़ी वगैरह दिलाने के लिए लगे थे। कई लोग ऐसे लगे थे कि उसमें जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग की सैंपल हो रही है, सैंपल कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आने के लिए उनको फिर तुरंत टेकअप करना है, उनको शिफ्ट करना हॉस्पिटल। इस तरह से एक टीम काम कर रही थी। लेकिन ऑलमोस्ट ड्यू टू लैक ऑफ आईसीयू बेड्स ही ज्यादातर लोग चाहने उसमें चाहिए था, वो मिल नहीं पा रहा था। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, वाराणसी के लिए भी थी या स्टेट और कंट्री के लिए भी थी उसपे। क्योंकि पिछली पैंडेमिक में मैंने सुना था, मैंने देखा था कि इटली का जो प्रधानमंत्री थे, इटली के प्रधानमंत्री मन जो आंद्रे थे रोने लगे थे। इसके बारे में भी हमारे प्रोफेसर यादव साहब बताएंगे कि क्यों रोने लगे। उनको एक डिप्रेशन हो गया, अभी मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं करूँ क्या, मैं देश का प्रधानमंत्री कुछ कर ही नहीं सकता। कई यहाँ पे भी जो बड़े लीडर्स थे, डॉक्टर साहब हमारे पास जब आता था कि भाई पेशेंट्स एडमिट करने के लिए, हम लोग तो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाते थे। हमारे पास 140 145 मरीजों की वेटिंग लिस्ट बनी रहती थी। ये इसके बाद इसको शिफ्ट करेंगे, इसके बाद शिफ्ट करेंगे। कोई कहता था मेरा सेचुरेशन 30% है, कोई कहता था 35% है, कोई कहता था 60% है। तो किसी तरीके से पूरी पूरी रात हम लोग लगे रहते थे उनको किसी तरीके से बेड दिलवाना। और कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा होती थी। कई बार होता था कि लाइन से गाड़ियां लगी रहती थी। हमने जो है करीब 8-10 सोवाहनी लगा रखा था, इनको जो है मरीजों को, मरे हुए मरीजों को शिफ्ट करने में भी लाइन लगी रहती थी। ये स्थिति हो गई थी। और रही बात मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो उस आज भी कोई ऐसा अप्रोप्रिएट एंटीवायरल एजेंट नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करें। हम केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते थे। उनको ऑक्सीजन सिचुएशन को इम्प्रूव कराने के लिए सिंपल ऑक्सीजन मास्क से करते थे, या उनको नेबुला ये हाई फ्लो नेजल कैनुला यूज करते थे, या बाईपैप यूज करते थे, या सी पैक यूज करते थे, या लास्ट स्टेज में उनको इंटुबेशन करके इन्वेसिव वेंटिलेटर पर ले जाते थे। तो ये 5 स्टेप उनका जो ट्रीटमेंट का था। तो लास्ट वाला जो स्टेप होता था जिसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता था, तो माना जाता था कि मतलब द पेशेंट इज गॉन, वी आर जस्ट सेटिस्फाइंग द पेशेंट, 1% ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ उनकी सर्वाइवल होता था। इन परिस्थितियों से गुजरते हुए, लेकिन प्रकृति जैसा कि आपने बताया कि वेद और आपकी जो नेचर, इसका केयर ऐसा था कि हम लोग बस था भाई खत्म कब होगा, ये कोई अंत ही नहीं लग रहा था। 1 महीने तक, 30 दिन तक लगता था कि एक एक दिन कैसे बीत रहे हैं, तो ये खत्म कैसे होगा। तो फिर वही होता था कि सब लोग कहते भाई ईश्वर को छोड़ दो, वही ऐसी शक्ति है जब इसको कंट्रोल करे। वही हुआ, एकाएक केसेस डाउन होने लगे। आज बिल्कुल पिछले बार इसी महीने में, जुलाई के महीने में बिल्कुल पीक था और चारों तरफ अफरा तफरी मच रही हुई थी। वही जुलाई, वही मौसम, वही वायरल फीवर का मौसम, लेकिन आज खत्म है।
टोटल जो है ये आपकी जो वैदिक शक्तियां हैं या ईश्वरीय शक्तियां हैं या नेचर्स केयर है, उसी के बेसिस पे कंट्रोल हुआ। आज भी वही वायरस है, उस समय भी वही वायरस था, 2-4 लोग इंटर किए, आज भी अभी सुनाई दे रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है। कई कई जिलों में, ईस्टर्न यूपी में भी 1-2 केसेस आ रहे हैं। तो इसको एक स्टेप ये हुआ कि डायग्नोसिस ऑफ द केसेस, मैनेजमेंट ऑफ द केसेस, एंड जो सेकंड स्टेप है जिसे हमारे प्रोफेसर यादव साहब बताएंगे, उसमें पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस कई तरह होते थे। एक तो जिस आदमी का लंग इन्फेक्टेड हो गया तो उसके अंदर ऑक्सीजन सिचुएशन, उसकी जो परफ्यूजन कैपेसिटी थी उतनी अच्छी नहीं थी, तो डेफिनेटली उसको 4 कदम चलने पर उसकी सांस फूलती रहेगी। हम केवल ऑर्गेनिक डिजीज बताएंगे, बाकी साइकेट्रिक डॉक्टर बताएंगे। बाकी दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे कि जब किसी को कोविड होता है तो ये उसके अंदर क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लॉटिंग मतलब थ्रोम्बोसिस। जब क्लॉटिंग होती है तो वही क्लॉट अगर ब्रेन में जाता है तो इसको ब्रेन स्ट्रोक होता है। वही क्लॉट अगर हार्ट में चला गया तो उसको जो है एक्यूट एमआई पड़ गया, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हार्ट अटैक, उससे भी डेथ हो रही है। और तीसरा, कभी कभी सम टाइम्स वो क्लॉट किसी दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स थे हार्ट और ब्रेन, लेकिन कभी कभी वाइटल ऑर्गन्स के अलावा अदर प्लेसेस चला गया, जिसे आप लोग ब्लैक फंगस सुनते होंगे। गया क्लॉट किया, कोई एक मेजर आर्टरी आपकी ब्लॉक हो गई, ब्लॉक होने के बाद उसमें एंजियो एंजिनाइटिस हो गई, यानी उस आर्टरी में इन्फ्लेमेशन हो गया और उसमें ब्लॉकेज हो गया। तो क्या है, पोस्ट आर्टरी जो सर्कुलेशन जिस एरिया में होता था वहां बंद हो गया, एरिया आपका ब्लैक पड़ने लगा, वहां फंगस इन्फेक्शन हो गया। उस समय हमको याद है कि रेमडेसिविर की ये स्थिति थी, रेमडेसिविर की बिल्कुल मार्केट में खत्म हो गया था, ब्लैक चल रहा था, एक रेमडेसिविर के लिए लोग आते थे, काफी परेशान होते थे। बाद में इस समय जो दूसरा पेंडेमिक आया, रेमडेसिविर की डिमांड तो पड़ी, बट एम्फोटेरिसिन बी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो किसी तरीके से अभी भी हमारे पास 130-40 पेशेंट्स पीएचयू में एडमिट है, जिसको हम लोग कहीं से गवर्नमेंट से एम्फोटेर से आज ही हमने 2000 डोज मंगवाया लखनऊ से। तो ये क्राइसिस, बेडों की कमी और मेडिसिन की कमी, कोई सोचा भी नहीं थी कि इस तरह की बीमारी आएगी, जिसके नाते हमको इतनी क्राइसिस झेलनी पड़ेगी। तो ये आई और प्रकृति ने इसको धीरे धीरे कंट्रोल किया, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अगले वेव जो पूरी दुनिया का एक थर्ड वेव आएगी, जिसमें भी कहा जा रहा है कि पीडियाट्रिक केसेस उसमें ज्यादा आएंगे। उसके मद्देनजर हम लोग जितने हमारे पास करीब 1000-1200 जो हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं, उनमें हम लोग 15 से 20% पीडियाट्रिक बेड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि अगर अगली वेव आती है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। कम से कम हम लोगों ने 20 जगह पे ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह भी लगवा दिए हैं, जिसमें आपके यहाँ बीएचयू में भी 2 प्लांट लगे हैं, भाभा में लग गए हैं, दीनदयाल में एसएसपीजी हॉस्पिटल में, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में लगवा दिया गया है, जिससे कि कहीं उस समय ऑक्सीजन की लंबी लाइनें लगती तो भी कमी न पड़े। तो लोगों में बाद में हुआ कि भाई पोस्ट कोविड कोई ओपीडी चलनी चाहिए जिसमें कि लंग थ्रोम्बोसिस या एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन या ब्रेन थ्रोम्बोसिस या साइकेट्रिक इलनेस भी डेवलप होती है, डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं। मैं भी कोविड से सफर किया, लेकिन मैं तो डिप्रेशन में नहीं गया था, क्योंकि मैं उसमें भी अपना काम कर रहा था। वो लगता था कहीं ऐसा ना हो डिप्रेशन जाए, लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया। हम भी अपना काम करते हैं, बहुत लोग होता है, लेकिन उसमें समझते हैं कुछ परसेंट लोग, 1-2-3% लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और बाकी डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर यादव साहब, आप लोगों का टाइम काफी मैंने ले लिए हिस्ट्री बताने में, हिस्ट्री ऑफ कोविड, कैसे कोविड पिछले 1.5 साल से आगे बढ़ा एक एक करके। तो मैं अपनी बात इसी पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मंच पे, इस फोरम पे आप लोगों ने हमको इन्वाइट किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ।